स्वागत है बच्चों आप सबका कायरल एकेडमी के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। क्या हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं? मेन ग्रुप के क्वेश्चंस आईआईटी जैम और आईआईटी जैम के साथ साथ गेट लेवल के भी कुछ एमएसक्यू और एनएटी जो हमारी सीरीज चल रही है, बॉन्डिंग हम लोग कर चुके हैं पहले। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो मेन ग्रुप के लिए है। चलो बेटा जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द लिविस एसिडिटी ऑफ बोरॉन हैलाइड के बारे में कौन कौन सी बातें सही है, हमें ये बताना है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। पहले देखो, द ऑर्डर ऑफ लिविस एसिडिक स्ट्रेंथ। आप जानते हो जो बोरॉन के हैलाइड होते हैं इनमें यहां पर होती है बैक बॉन्डिंग। क्या होता है? बैक बॉन्डिंग आपने पढ़ा है। और बैक बॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा किसमें होगी भाई? इस वाले BF3 में। चूंकि जो ऑर्बिटल है बोरॉन का खाली है 2p, फ्लोरीन का भी है 2p, तो इसमें बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम होगी। तो जब बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम होगी इसमें, पाई बैक बॉन्डिंग, तो इसका ऑक्टेट थोड़ा सा भरने लगेगा, फिल होने लगेगा, तो इसकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी बढ़िया नहीं होगी। जबकि BBr3 में क्या है, देखो इसका लेस पाई बैक बॉन्डिंग होगी। क्यों? क्योंकि भाई ब्रोमीन का साइज बड़ा, इसका ऑर्बिटल बड़ा होगा, तो बड़ा ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग वीक होगा। तो इसलिए इधर से इधर अगर हम देखें, या यहां मैं लिख देता हूं इधर BF3 BCl3 BBr3, यहां पे क्या हो रहा है? साइज ऑफ ऑर्बिटल ऑफ हेलोजन, हेलोजन का ऑर्बिटल जो है वो बढ़ रहा है। और जब इसका साइज बढ़ेगा तो पाई बैक बॉन्डिंग हमारी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो लिविस एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा बढ़ेगा, है ना। इसमें सबसे ज्यादा है तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ये अच्छा लुईस एसिड नहीं होगा। ठीक, क्लियर हो गया भाई यहां पे? तो इस हिसाब से देखो हमारा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही है। देखो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा चलो, द p ऑर्बिटल ऑन बोरॉन इन्वॉल्व इन पाई बैक बॉन्डिंग, ये भी बिल्कुल सही बात है भाई, पाई बैक बॉन्डिंग होती है। और कह रहे हैं जो इंक्रीजिंग लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ है टू द डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ p पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से पाई बैक बॉन्डिंग कम हो रही है, ये भी सही बात हो गई भाई। अब आप कह रहे हैं अब ये तो गलती है, BF3 इज ए स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड, वो तो गलती है। लुईस एसिड तो BBr3 अच्छा है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो देखिए भाई इसके आंसर हो गए A, B और C, तीन आंसर इसके करेक्ट है। नेक्स्ट देखो भाई, बोराजीन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो बेंजीन होता है C6H6 और इसका स्ट्रक्चर है ये, बोराजीन है B3N3H6। ये भी कुछ हद तक किसकी तरह है? देखो स्ट्रक्चर तो इसकी बिल्कुल सेम है, बोरा इसी क्या नाम है आपका बेंजीन की तरह। देखिए यहां पर बस फर्क क्या है वो देखिए, बोरॉन बोराजीन और इसमें क्या फर्क भाई? यहां सब जगह कार्बन कार्बन है, CH है, कार्बन है, CH है, वहां NH और BH है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। बॉन्डिंग में फिर डिफरेंस होगा। तो पहला पॉइंट पढ़ो भाई। अब इनके बारे में हमें बताने हैं कौन कौन से स्टेटमेंट की बात करने हैं। चलिए सर, पहला देखो, बोथ मॉलिक्यूल्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो दिख ही रही है दोनों की सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक देख लो भाई, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 4 6 24, हाइड्रोजन के 1 हो गए और 6 के 6 हो गए, 30 हो गए। इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं मैं, TBE। यहां टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोराजीन के निकालो, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 3 3 9, तो ये होगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 5, तो 5 3 15 और हाइड्रोजन के 1 हो गए 6, ये भी 30। देखो दोनों आइसो स्ट्रक्चरल भी है, स्ट्रक्चर हेक्सागोनल प्लेनर, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला पॉइंट तो सही है। बोराजीन को
इसीलिए सर इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक इसलिए कार्बन नहीं है। नेक्स्ट पढ़ो भाई, देखो बीएन बॉन्ड इन बोराजीन आर नॉन पोलर। नॉन पोलर कैसे हो सकता है भाई? देखो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बोरॉन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नॉन पोलर नहीं है, बल्कि ये बॉन्ड कैसा है? पोलर बॉन्ड है। सी पढ़ो, बोराजीन मोर रिएक्टिव देन बेंजीन एंड रेडली अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद HCl। और दूसरा है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बोराजीन इज डीलोकलाइज्ड बट लेस इवेंटली distributed than in benzene being concentrated on the nitrogen atom। तो देखो भाई, कार्बन और कार्बन का जो पाई बॉन्ड है, इसका जो पाई बॉन्ड है वो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। क्यों? नॉन पोलर है, दोनों कार्बन सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। जबकि यहां बोरॉन और नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम नहीं है। क्यों सेम सिमेट्रिकल नहीं है? देखो बोरॉन एटम बड़ा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा, एटम भी छोटा है, तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो ज्यादातर किसकी तरफ शिफ्टेड होगा? नाइट्रोजन की तरफ शिफ्टेड होगा। तो जब हम डीलोकलाइजेशन की बात करेंगे तो देखना, जो बोराजीन है हमारा, बेंजीन का तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। इसमें क्या होता है? इसमें भी डीलोकलाइजेशन होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ थोड़ी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इस वजह से जो डीलोकलाइजेशन है वो बेंजीन में ज्यादा अच्छा होता है, इसीलिए बेंजीन ज्यादा एरोमेटिक भी होता है। बोराजीन थोड़ा कम एरोमेटिक है, कम डीलोकलाइजेशन है, तो ये ऑप्शन तो सही है, डी। अब आ जाइए, चूंकि इसमें डीलोकलाइजेशन देखो पार्शियल है और पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, यहां नाइट्रोजन पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो इस पर एडिशन रिएक्शन जब कराते हैं ना, तो Cl देखो यहां H, यहां एडिशन रिएक्शन आसानी से ये शो करता है। कौन? बोराजीन। इसका मतलब सी भी आंसर हमारा सही है। तो बोराजीन इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव है, पोलर भी ज्यादा है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है लेकिन पार्शियल है वो, इस वजह से रिएक्टिव ज्यादा है, कम एरोमेटिक है, ये सब बातें हैं इसमें। तो सेकंड का ए, सी और डी आंसर आएगा। चलिए थर्ड पे आ जाते हैं। वेड रूल में कह रहे हैं बोरॉन क्लस्टर का हमें बताना है क्या होगा। भाई वेड रूल आप जानते हो क्या होता है? BnHn अगर है 2- उसको हम क्लोजो कहते हैं, BnHn 4- है नीडो कहते हैं, BnHn 6- है अरेक्नो कहते हैं। ऐसे ही आपने सब पढ़े होंगे, क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, है ना? तो एक एक करके चलो यही देख लो। अब कार्बन देखो आइसोलोबल होता है बोरॉन और H के। क्यों? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 और 1 4, तो कार्बन की जगह तो पहले यहां BH रख लो ट्वाइस, यहां B10 है और H कितना है? 12 है, तो ये हो गया सर B12 H14, जिसको हम लिख सकते हैं B12 H12 2- और 2- का मतलब देखो ये क्लोजो, इसका मतलब ये ऑप्शन डी वाला जो है हमारा वो सही है। इसको देखो 2- है तो क्लोजो होना चाहिए, जबकि उन्होंने दे रखा है रैकनो, तो गलत है। B5H9 है, देखो 5 यहां लाने के लिए B5H5 4 हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए, जब 4 हाइड्रोजन निकलेंगे तो 4- आएगा, और 4- का मतलब नीडो होता है, यानी ये भी सही है ना? ये भी सही है। क्लोजो में स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें इतने, ये स्केलेटन, यानी ए भी हमारा सही ऑप्शन है। ठीक हो गया भाई? तो ए, बी और डी इसके सही आंसर है, ए, बी और डी। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द केमिस्ट्री ऑफ थैलियम। देखो बोरॉन ग्रुप में है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। आप जानते हो ये लोग क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, है ना? इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है इसमें, पहली बात। इस वजह से थैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज्यादा स्टेबल होता है। चलो अब एक एक करके बात करते हैं। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +3, ये कह रहे हैं आपसे।
एल्युमिनियम के कंपैरिजन में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, बिल्कुल सही बात है। फिर देखो दूसरा, देखो बी ऑप्शन पे आ जाओ जरा, आप जरा बी क्या कह रहा है, आप देखो कह रहे हैं TlI3 एक्चुअली में ये ऐसे होता है, +1 स्टेबल है ना, तो ये पॉली हैलाइड होता है, इसमें ऐसे है, ये +1 है, तो ये तो बात गलत है कि ये ऐसे है, ये रॉन्ग है भाई, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ो, देखो अब ये तो ठीक है, थैलियम, देखो जो थैलियम +1 ये जो होते हैं ना, ये सिमिलर होते हैं किन की तरह, ये भाई साहब सिमिलर है पोटेशियम की तरह, अमोनियम की तरह, है ना, इन सब की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बिल्कुल सही बात है, यानी ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की तरह ही होगा। डी देखो TlCl3 लूजेस क्लोरीन, सीधी सी बात है, इसको हीट करोगे तो क्या TlCl बन जाएगा, है ना, और Cl2 निकल जाएगी, क्योंकि +1 इसका क्या ज्यादा स्टेबल है, तो ये भी सही है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है पूरा क्वेश्चन ये, और बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ फुलरीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। फुलरीन के बारे में पूछ रहा है, कौन कौन से हमारे स्टेटमेंट सही है, ट्रू पूछ रहा है। देखो जो फुलरीन होती है C60, C70, C80 जो भी होती हैं, इसमें देखो पेंटागोनल रिंग होती हैं और हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है, इस टाइप से होता है, देखो ये हेक्सागोनल रिंग, इधर इन पे होता है बेटा जी पेंटागोनल रिंग, ऐसे इस टाइप से। ठीक, पेंटागोनल रिंग इसमें 12 12 12 भी होती हैं, और हेक्सागोनल रिंग हमेशा क्या होता है n/2 - 10, भाई 60 को 2 से डिवाइड करो, 30 - 2, n क्या है यही, तो ये आ जाएगा 60/2 - 10, यानी 30 में से 2 गए 20, यहां क्या आएगा 70/2 - 10, 35 में से 10 गए तो 25, और इसमें आ जाएगा 30। तो पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग होती है। पहला पढ़ लो, अब देखो क्या C60 में 12 पेंटागोनल 20 है, बिल्कुल सही बात है, 12 है और 20 है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी पढ़ो, देखो द बॉन्ड्स एट द फ्यूजन ऑफ 2 6 मेंबर्ड रिंग्स, यानी ये वाला बॉन्ड कह रहे हैं, आर लॉन्गर देन द बॉन्ड्स एट द फ्यूजन एंड 5 and 6 मेंबर्ड रिंग, जैसे इस वाले बॉन्ड से क्या ये लंबा है, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपसे। ठीक, ये बिल्कुल गलत बात है, बॉन्ड लेंथ सेम है इसमें, ये गलत है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बॉन्ड लेंथ दोनों हमारी क्या है, सेम होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, C60 बिहेव केमिकली एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन। देखो इसमें हाइड्रोजन वगैरह तो है नहीं, सिर्फ कार्बन ही कार्बन है, स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है, तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन की तरह ही बिहेव करता है, तो सही स्टेटमेंट है बेटा जी ये, बोलो भाई। इस पर हमेशा इसीलिए देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, इस पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस पर अटैक कर लेते हैं, है ना, इस पर इसीलिए किसका अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करता है, मेनली जंक्शन बॉन्ड पे सबसे पहले अटैक होता है, ये 6 वाला। ठीक, इसके बाद देखो कह रहे बिर्च रिडक्शन कराओ तो C60, अब बिर्च रिडक्शन से कह रहे C60 H60 बनता है, बिल्कुल नहीं बनता भाई, ये थोड़ा फैक्चुअल हो जाएगा, C60 H60 नहीं बनता, बल्कि ये पहले पैरेलल में आएगा, ऐसे बॉन्ड आएगा, जैसे आपने बेंजीन वगैरह में पढ़ते ना, पहले ऐसे बनता है, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ऑप्शन है, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ A और C ही सही है ना। बिर्च रिडक्शन से जब कराते हैं ना, तो इसमें सारा नहीं रिड्यूस होता है, तो बिर्च रिडक्शन से C60H32 बनता है, एक्चुअली सारा नहीं रिड्यूस होगा। सिलेक्टिव रिडक्शन होता है, बिर्च रिडक्शन आप जानते हैं सारे बॉन्ड्स को
रिड्यूस नहीं करता है, एरोमेटिक को पैरेलल में कन्वर्ट करता है, जैसे बेंजीन में सेम वैसे ही है ये। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 कार्बाइड के बारे में कौन कौन से करेक्टली मैच्ड है, कार्बाइड के बारे में बात करनी है अब हमें। देखो सर, पहला बेरिलियम कार्बाइड। देखो 3 तरीके कार्बाइड होते हैं, ये मीथेनाइड है, ये एसिटालाइड है, बिल्कुल सही बात है। ये सेस्क्यू कार्बाइड है, ये भी सही है। देखो बेरिलियम कार्बाइड होता है ये 2 बेरिलियम और C4 पॉजिटिव, वाटर से रिएक्शन कराएंगे। मीथेनाइड है ये, तो इधर बन जाएगा मीथेन और ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा यहाँ पे। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। दूसरा देखो, ये एसिटालाइड है भाई, बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम कार्बाइड होता है ये, है ना, C2, जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एसिटिलीन, इसीलिए इसको कहते ही है क्या भाई, इधर CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा और C2H2 मतलब एसिटिलीन बनेगा, इसीलिए इसे एसिटालाइड ही कहते हैं, ये भी सही है। Mg3 वाले का स्ट्रक्चर देखो, ये है 2 Mg पॉजिटिव, ये प्रोपाइलाइड है 4 नेगेटिव। ये एक्चुअली ऐसे होता है, प्रोपाइन आयन है 3 नेगेटिव 1 नेगेटिव, इस पे वाटर डालोगे HOH, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, है ना, ट्वाइस। और इधर आपके बन जाएंगे क्या, प्रोपाइन, इधर आपका बन जाएगा प्रोपाइन, इसीलिए इसको प्रोपाइलाइड भी कहते हैं या सेस्क्यू कार्बाइड भी कहते हैं, तो ये भी सही है। ये देखो कोवेलेंट कार्बाइड होता है, कैसा है, कोवेलेंट टाइप का है। और ये सिलिकॉन कार्बाइड आपने देखा होगा ना, जो लोग शार्पनिंग करते, कैंची वैची सीजर्स को धार लगाते हैं ना, उसमें जो वो गोल गोल चक्कर से घूमता है, वही होता ही है। ये बहुत हार्ड होता है, इसकी हाइड्रोलिसिस वगैरह कुछ नहीं होती है, तो ये हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, तो इन्होंने लिख के रखा है भाई, होगा ही नहीं, ये तो बहुत हार्ड होता है, वेरी हार्ड मटेरियल। तो A B C 3 सही है। चलो 7 पे चलते हैं। कंसीडर द ग्रुप 14 हैलाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ग्रुप 14 के हिसाब से देखो कौन कौन सा सही है, चलो देखते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, टिन और लेड। पहली बात तो देखो यहां भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, लेड का +2 ज्यादा स्टेबल है +4 से, जबकि टिन के केस में +4 ज्यादा स्टेबल है उसके +2 से। ठीक, एक बात तो ये है। ठीक, इसमें लगता है ये IPE का मतलब क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। IPE का मतलब है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है? अब चलो एक एक करके पढ़ते हैं। जो हमारे हैलाइड है PB, एक एक देखना, PbF4, PbCl4, PbBr4 और PbI4। अब देखो लेड इसमें +4 है, जबकि वो किसमें स्टेबल है, +2 में, तो वो चाहता जल्दी से उसे इलेक्ट्रॉन मिले। इलेक्ट्रॉन देने का काम किसका, हैलाइड का, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देखो टॉप टू बॉटम साइज ऑफ हैलाइड बढ़ रहा है, ये इंक्रीजेस, बढ़ रहा है, तो इसलिए ये आयोडीन इसको जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं रिड्यूसिंग पावर, भाई जो इलेक्ट्रॉन दे वो रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ हैलाइड, वो हमारी बढ़ रही है। इसीलिए सर इनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो डिक्रीज होगी। मतलब आप सोचो PbI4 को आप लैब में बना के रख दो, तो इसमें क्या होगा, देखो Pb +4 है और 4 आयोडीन है, तो ये भाई साहब पहले 2 आयोडीन इसको Pb+ में बदलेंगी, 2 आयोडाइड ऐसे ही रह जाएंगे और 2 आयोडीन मिलके I2 बन जाएगा पहले, बाद में रखे रखे ये भी अल्टीमेटली Pb और I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों इसीलिए पता बहुत हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि ब्रोमाइड और आयोडाइड बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि क्लोराइड और फ्लोराइड बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए ये लोग थोड़े स्टेबल होते हैं। इनको तो जब गर्म करोगे तभी PbCl2
बनेगा और Cl2 निकलेगी। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहे हैं, स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। ये दोनों रूम टेम्परेचर पे होते ही नहीं है, रखे रखे खत्म हो जाते हैं। ये बात जब इसे गर्म करोगे तब ब्रेक होगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही है। बी पे चलो। CCl4 में हाइड्रोलिसिस नहीं होती क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है, बिल्कुल सही है। हाई एनर्जी को होते हैं डी ऑर्बिटल, ये तो सिंपल सही है। SiF4 में देखो डी ऑर्बिटल है, 3D एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसलिए SiF4 जो है वो कहीं पर भी फ्लोराइड मिलेगा तो उसको लेके SiF6 नेगेटिव बना लेगा, तो ये भी सही है। फिर कह रहे हैं GeCl2 इज ए डिस्क्रीट मोनोमर, बिल्कुल गलत है। देखो गैलियम, यहाँ पे देखो जर्मेनियम +2 दिख रहा है, +2 कैसे हो जाएगा भाई, ऐसे जर्मेनियम का +4 स्टेबल है, तो ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, ये एक्चुअली पॉलीमेरिक होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है ना। ये कैसा होता है, पॉलीमेरिक होता है, ऐसे। बोलिए भाई, क्लियर हो गया, समझ गए सब लोग? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑक्साइड ऑफ कार्बन आर करेक्ट। पहला पढ़ो भाई, नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लो, चाहे टोटल बैलेंस निकाल लो, जो मन हो। 7 2 14 टोटल इलेक्ट्रॉन, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इसका, ये तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, CO2 लीनियर होता है, भाई लीनियर ग्रुप है ना CO2, बिल्कुल सही बात है, लीनियर है, डी इनफाइनाइट लीनियर चीजों का अगर सिमेट्रिकल है देखो तो इसमें डी इनफाइनाइट सिमेट्री ही होगी, यानी ये भी पॉइंट ग्रुप सही है इसका। C3O2 जो होता है ना, कार्बन सब ऑक्साइड होता है, और ये स्ट्रक्चर देखो इसकी ऐसी है, कार्बन सब ऑक्साइड ये होता है, ठीक, कार्बन सब ऑक्साइड ऐसे होता है, और ये बेंट तो है नहीं, लीनियर है, तो ये बात गलत हो गई, ये लीनियर होता है, ठीक है। डी देखो, द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CO बॉन्ड इन CO2, कह रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड हो, भाई CO2 इतना है ना, और 2 बॉन्ड है इसमें, देन ट्वाइस ऑफ CO सिंगल बॉन्ड, जब डबल हो गया तो ट्वाइस ही होगा, तो बिल्कुल सही बात है भाई। तो A, B और D इसके करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन से करेक्ट है, चलो देखो भाई। PCl5 गैस होता है, बिल्कुल सही बात है, और PCl5 में फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन 5 क्लोरीन से शेयरिंग कर लिया, टोटल होगा 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए ऑर्बिटल चाहिए 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री हो गई TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पहला आंसर सही है। अब ये गैस होता है, ये गैस को जब हम कूल करते हैं तो ये सर डाइमर आयनिक बना लेता है, ऐसे आयनिक डाइमर। लेकिन देखो अगर यही बात PBr5 गैस के लिए करोगे तो वो ऐसे बनाता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है, तो बड़ा सिंपल है, देखो भाई, जैसे हम सबके ये देखें आयन, ये वाले हेक्सा वाले आयन देखोगे आप, तो भाई सीधी सी बात है, टॉप टू बॉटम क्राउडिंग बढ़ रहा है। भाई फास्फोरस तो उतना ही बड़ा है, पहले 6 फ्लोरीन छोटे लगे, फिर क्लोरीन और बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा, आयोडीन और बड़ा, तो जितना बड़ा हेलोजन लोगे स्टेरिक क्राउडिंग उतनी बढ़ेगी। तो यहाँ टॉप टू बॉटम स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगा आपका, और जब स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी आपका डिक्रीज होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो पता ये दोनों तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, डोंट एग्जिस्ट, केवल ऊपर वाले करते हैं, तो इसीलिए PBr6 बनता नहीं है, तो फिर ये मोनोमर में ही रहता है। अब पढ़ो भाई, तो ये वाला सही हो गया, ये भी सही हो गया। फिर कह रहे हैं देखो ASF5 और SBF5 मोनोमेरिक गैस है, जब इन दोनों को मिलाओ तो फ्लोरीन ब्रिज से आपस में जुड़ जाते हैं, तो सही बात है। देखो R मोनोमर है बट एसोसिएट इन लिक्विड स्टेट बाय फ्लोरीन ब्रिज, दोनों जो है आपस में क्या हो जाते हैं,
जैसे AsF5 देखो ये है, ये दोनों फ्लोराइड एक्सेप्टर होते हैं। एक्चुअली दोनों क्या है, फ्लोराइड एक्सेप्टर है। तो ये आयनिक फॉर्म में जब बनते हैं ना, जब इनको मिलाते हैं लिक्विड में, गैस में, तो ये बीच में फ्लोराइड आने लगेंगे, ऐसे ऐसे पॉलीमर बन जाते हैं चेन। तो इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन सही है। तो 9 का सारे ऑप्शन सही है। चलिए 10 पे चलते हैं। ऑक्सो एसिड फास्फोरस, उसके बारे में क्वेश्चन है। देखो सारे ऑक्सो एसिड्स की इनकी ट्रिक इतनी ही होती है कि हर ऑक्सो एसिड में देखो इतनी स्ट्रक्चर होना जरूरी है। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड में चारों तरफ 5 बॉन्ड होंगे, एक OH जरूर होना चाहिए। तो पहले वाले की देखो अगर स्ट्रक्चर बनाए तो इतना तो कंफर्म ही है। अब आप देखो बचा क्या, एक H चला गया तो 2H बचे, तो 2H कैसे, यही हो गया भाई। देखो तो इसका स्ट्रक्चर तो ये हो गया। OH एक है तो मोनो बेसिक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग जिसमें हाइड्रोजन होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये भी सही है। H3PO4 की स्ट्रक्चर PO3 की बनाओगे तो भाई इधर OH इधर H आ जाएगा, तो ये डाई बेसिक एसिड हो गया। सारे इसके सारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ही होते हैं। तो फास्फोनिक जो है टेट्राहेड्रल तो है ही, विद 1 pH बॉन्ड भी है, बिल्कुल सही है। H3PO4 देखोगे तो वो ऐसा हो जाएगा, ट्राई बेसिक है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन फास्फोरस से सीधे अटैच नहीं है। तो इसमें क्या, ऑल हाइड्रोजन आर अटैच टू ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। और ये एक्चुअली क्या है, देखो ये है H2PO3 का डाइमर है। देखो कैसे, मैंने कहा ना इतना होना जरूरी है। तो अब जैसे ये तो ये बन गया, देखो H2PO3, लेकिन इसके 5 बॉन्ड पूरे नहीं हुए, तो उनको पूरा करने के लिए ये डाइमर में कन्वर्ट होता है, तब ये बनता है H4P2O6। तो ये वाला भी सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 11 में कह रहे हैं सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फाजीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, फॉस्फाजीन बनते ही इन्हीं की रिएक्शन से है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग कंडीशन, प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन अलग अलग ले लो तो यही बनते हैं PCl5 और इसकी रिएक्शन से। फिर कह रहे थे क्लोरीन एटम जो होती हैं कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही बात है। सारे फॉस्फाजीन बनाए ही ऐसे जाते हैं, पहले ये बना लेते हैं, इसके बाद कोई भी नया न्यूक्लियोफाइल लाओ, वो न्यूक्लियोफाइल चूंकि फास्फोरस पे d ऑर्बिटल एक्स्ट्रा भी होते हैं ना, तो ये आके अटैक करके रिएक्शन से कोई भी ग्रुप आप लगा सकते हो। R लगाओ, OR लगाओ, NH2 लगाओ, है ना, ये सब न्यूक्लियोफाइल आके रिएक्शन करते हैं। तो B भी हमारा आंसर सही है। अब देखो पॉलीफॉस्फाजीन, और इसमें क्या देखो NPCl2 होल X है, N है। जब तक N की वैल्यू 3 से 7 होती है तो ये साइक्लिक होते हैं, ठीक, 6 मेंबर्ड 8 मेंबर्ड जैसे भी हो। और जब N की वैल्यू 7 से ज्यादा होती है तब ये यूजुअली लीनियर चेन पॉलीमर बन जाते हैं, रिंग इनकी टूट जाती है। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा सही है कि रिंग ओपनिंग से जो है ये बन जाते हैं पॉलीफॉस्फाजीन। द बॉन्डिंग इन द रिंग इन्वॉल्व, अब देखो जैसे ये जो भी फॉस्फाजीन है इनकी एक, जैसे मान लो मैं ये वाला लिख रहा हूं हेक्सा मेंबर्ड वाला एक, ठीक, यहां क्लोरीन पे इस पे लगे हैं, ठीक है। अब देखो सब ये पाई बॉन्ड होगा, लेकिन नाइट्रोजन देखो क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस वजह से पता है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा होता है। देखो ये नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा कंसंट्रेटेड रहता है, ये जो है नाइट्रोजन की तरफ हमारा क्या रहता है, ज्यादा कंसंट्रेटेड रहता है, ऐसे ये पाई इलेक्ट्रॉन, इसको हम आइलैंड बॉन्डिंग भी कहते हैं। ये चीज हमारी क्या कहलाती है, आइलैंड बॉन्डिंग भी कहलाता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है जिसको हम आइलैंड बॉन्डिंग भी कहते हैं। क्यों ऐसा है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है कि इसका डीलोकलाइजेशन जो है, देखो फास्फोरस का डी ऑर्बिटल होगा भाई, जाहिर सी बात है। फास्फोरस हमारा देखो 5 वैलेंसी में होता है ना,
पेंटावेलेंट है, तो 3s2 3p3 3d 0 होता है फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में जब बनाओगे तो ये हो जाएगा, देखो 3s 3p और 3d, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा जंप करके किसमें, इसमें, इसमें हो जाता है ऐसे, ये है, ठीक है। तो ये जैसे मान लो हम ये वाली स्ट्रक्चर लें, ध्यान से देखना, मान लो हम 6 वाला ही ले रहे हैं, ऐसे Cl लगा है, जो भी लगा हो, तो नाइट्रोजन sp2 होता है और फास्फोरस जो है sp3। देखो ये sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन, ये जो एक बचता है ना, यही नाइट्रोजन के साथ p ऑर्बिटल के साथ मिलकर ये d पाई p पाई बॉन्डिंग बनाता है। ये 3d और नाइट्रोजन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, उसके साथ ये बनाएगा। नाइट्रोजन का लिखना चाहो तो देखो यहां लिख देते हैं, ये हो गया 2s, ये हो गया 2p, यहां हो गया देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और एक ये बचेगा, ये और ये मिलके ही d पाई p पाई बॉन्डिंग करते हैं। तो यानी सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। चलिए फास्फोरस सल्फाइड के बारे में देखो, फास्फोरस सल्फाइड ये भाई साहब जो है स्ट्राइक एनीवेयर, बिल्कुल सही बात है। ये जैसे P4 होता है ना, आप ऐसे समझो P4, अब बीच में जितने आप सल्फर बढ़ाए हैं वो यहां लिख दो, ये ठीक। जैसे ये हो गया P4S3, ठीक। जैसे अब देखो P4O10 जो होता है ना, और P4S10, ये दोनों तो बिल्कुल सेम ही चीज है, बस ऑक्सीजन हटके ये आ गया। ये एडमेंटेन स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं। किस स्ट्रक्चर में होते हैं, देखो दोनों ही एडमेंटेन स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं, ऐसे। ये फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस, अब यहां पे हम X लिखे दे रहे हैं, ये X है। इस X की जगह या तो ऑक्सीजन होगा या सल्फर होगा, दोनों एडमेंटेन फॉर्म में होते हैं। तो देखो कह रहे हैं P4S3 माचिस में यूज होता है, मैच इंडस्ट्री में, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये आइसो स्ट्रक्चरल है, ये भी सही है। ऑल पीएस बॉन्ड्स इन केज स्ट्रक्चर्स आर डबल बॉन्ड, डबल कहां है, तो सिंगल है भाई, ये तो सिंगल है, देखो डबल तो है ही नहीं। फिर दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस की सल्फर से रिएक्शन से ही बनते हैं, ये तो याद करने वाला पॉइंट हो गया। तो सी गलत है, बाकी सब सही है। चलिए 13 पे आ जाओ। N5 किससे बनता है और क्या है, इसके बारे में बात करनी है। देखो N5 बेटा जी ऐसे ही होता है, बेंट स्ट्रक्चर में होता है, ध्यान रखो। पहली बात तो ये बेंट स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यानी सी तो बिल्कुल सही है, और ये इन्हीं दोनों की रिएक्शन से बनता भी है। इन दोनों की रिएक्शन हाइड्रोजीन से कराएंगे, देखो N2 और N3 मिलके हो जाता है N5। ये फ्लोराइड आपका इधर है ही, और H बचा HF बन जाएगा इधर, और इधर आपका SbF6 बन रहा है। ये इसकी प्रिपरेशन का मेथड ही है, तो पहला सही है। अब कह रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कार्बन C3O2। पहली बात तो देखो C3O2 और इसके इलेक्ट्रॉन गिन लो भाई, कार्बन के 4 3 जा 12, ऑक्सीजन के 6 2 जा 12, 24 हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो गए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके गिनोगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 5 5 जब 20, और एक ये चला गया तो कितने होगा 24, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहे हैं, इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन सब ऑक्साइड। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है उसके साथ, बिल्कुल सही बात, लेकिन आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, ये बेंट शेप है जबकि ये लीनियर है। इट हैज वी शेप, बिल्कुल सही बात हो गई भाई, ठीक है। बोलो भाई, आगे देखो, इट इज स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन में स्टेबल नहीं है। जैसे ही इसमें वाटर डालोगे ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, अमोनिया गैस बन जाएगी अलग से, ये तो बिल्कुल गलत है।
तो डी तो नहीं है, 3 सही है, ए बी और सी इसके। चलिए 14 पे चलते हैं। चलो भाई 14 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ग्रुप 15 की रिएक्शंस कौन कौन सी रेडॉक्स है? देखो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आप सब में निकालिए। देखो नाइट्रोजन की अभी भी कितनी है, +5 है, फास्फोरस की 615, यानी इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो ही नहीं रहा है। यहां देखो फास्फोरस +3 है, और यहां हो गया कितना, देखो 6 में से 3 गया 3, है ना, बोलो भाई। तो ये भी रेडॉक्स कहाँ है? रेडॉक्स होने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होना चाहिए, ये भी नहीं है। इधर देखो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, +2, अब हो गया +4, ऑक्सीजन 0 है, -2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये हो गई आपकी बिल्कुल रेडॉक्स रिएक्शन, है ना भाई। नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहां देखो इसकी ये, इसका 0, यहाँ +2 -2 -2, देखो नाइट्रोजन की बढ़ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन की कम हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन की कम हो रही है, तो इसका मतलब ये भी रिडॉक्स है। चलो 15 पे आ जाओ भाई। कौन से करेक्ट है? डाइथायोनिक एसिड की स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर, सबकी स्ट्रक्चर की बात करनी पड़ेगी। चलो भाई H2S2O6 देखो ये होता है, ये पॉलीसल्फर कंपाउंड्स है। कौन से हैं? पॉलीसल्फर ऑक्सो एसिड्स है। ये हो गया डाइथायोनिक एसिड। ऐसे ओ हटा दो इतना तो डाइथायोनस एसिड हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, सल्फर के चारों तरफ 5 बॉन्ड है ऑक्सीजन से, सब खींच रहे होंगे ऑक्सीजन, तो +5 ही आएगा। तो पहला पॉइंट तो सही ही है, देखो पहला पॉइंट आपका सही है। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, अब इसका तो नाम ही यार परऑक्साइड है, इसमें तो परऑक्साइड बॉन्ड ही होता है, क्यों भाई, SO3HOO, मार्शल एसिड भी कहते हैं इसे, तो ये भी सही पॉइंट है। फिर कह रहे हैं थायोसल्फेट आयन, H2O3 2 नेगेटिव। चलो ये क्या है, देखो SO4 समझो, ये सल्फ्यूरिक एसिड का भाई समझो, बस यहां समझो एक O की जगह सल्फर आ गया है। is formed by boiling sulfide with elemental sulfur। SO3 नेगेटिव को सल्फर के साथ हीट करते हैं तो H2O4 बनता है। ये रिएक्शन है, याद ही रखने वाली बात है। फिर H2SO4 में देखो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी सही है। लेकिन H2SO4 की एक खास बात होती है, आपने सबने पढ़ा, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए बहुत पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसीलिए जला देता है ना, करोसिव भी होता है। तो यानी ये चारों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। 16 पे आ जाओ भाई। फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रुप 16 के हाइड्राइड के बारे में बात कर रहा है। देखो H2O, H2S, H2Se, पहली बात तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये सब होते हैं ड्रैगो कंपाउंड, और ड्रैगो कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। यहां से यहां बॉन्ड एंगल हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। ये तो सिंपल वेस्पर थ्योरी है। तो पहला पॉइंट तो ठीक ही है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, बाद वालों का 90 के अराउंड ही होगा, बिल्कुल से, केवल वाटर का 105 है। ठीक, द बॉइलिंग पॉइंट वाटर का एबनॉर्मली हाई होता है, अदर हाइलाइट्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, बिल्कुल सही बात है भाई, वाटर ही में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और किसी में है नहीं इसमें। थर्मल स्टेबिलिटी देखो, टॉप टू बॉटम अगर इनमें देखो तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रहा है, तो H और X जो सेंट्रल एटम का बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ेगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगा, यानी ये भी पॉइंट सही है। फिर कह रहे हैं द एसिडिटी डिक्रीजेस, अरे जब जल्दी से ये बॉन्ड टूटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो बढ़ेगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब है pKa कम होगा, है। तो देखो द एसिडिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही बात है,
ये सही लिखा है देखो यहां तक, लेकिन ये गलत कर दिया। H2A स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, वो तो वीक है। आधा स्टेटमेंट करेक्ट, आधा गलत है, तो डी हमारा सही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कंसर्निंग द फ्लोराइड्स ऑफ सल्फर, SF4 की स्ट्रक्चर सीसॉई होती है भाई, है ना भाई। 6 वैलेंशियल में इसके 4 इसके बाय 2, 5 ऑर्बिटल चाहिए इसको, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, बेंट रूल लगेगा तो 2 फ्लोरीन पहले एक्सियल, 2 यहां आ जाएंगी, एक ही स्ट्रक्चर इसका बचेगा सीसा, शेप बचेगा, और ज्योमेट्री तो है इसकी TBP। तो पहला SF4 हैज ए सीसा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बेस्ड ऑन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल विद 1 इक्वेटोरियल लोन पेयर। तो ठीक है, अगर ये ना लिखा होता ना अंदर ब्रैकेट में तो फिर हम इसे कट कर देते, क्योंकि सीसा तो शेप होती है, लेकिन ब्रैकेट में सब लिख दिया उसने कि ये मान के चलना है। अब देखो SF4 में क्या है, SF4 में चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, हिस्टेरिकली क्राउडेड है, तो पूरा क्राउडेड है, इसीलिए इसकी ऑलमोस्ट इनर्ट होता है। इसमें होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है एटमॉस्फेयर में, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइज भी नहीं होता है। लेकिन जैसे सेलेनियम की बात करोगे, ये रिएक्टिव होगा, क्योंकि यहां साइज बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी सही है कि स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है उसकी वजह से, और सर हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी है। ठीक है, SF4 का हाइड्रोलिसिस तो सर हो ही जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका नहीं होता नो हाइड्रोलिसिस। मैंने कहा इसका हाइड्रोलिसिस नहीं है, क्राउडिंग है, लेकिन इसकी हाइड्रोलिसिस तो हो जाएगी, ये तो H2SO3 बन जाएगा, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। H2F10 ये तो ठीक ही है भाई, देखो सीधे सीधे ये है ना ऑक्टाहेड्रल, और बीच में एक बस कौन, फ्लोराइड का ब्रिज आ जाएगा। ये कह रहे हैं टॉक्सिक होता है जिसमें S5 यूनिट लिंक्ड होती हैं बाई SS बॉन्ड, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा याद रखने वाला पॉइंट है, मतलब ये ऐसे। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा 17 का सही है, तो इसका मतलब 3 स्टेटमेंट सही। चलिए 18 पे चलते हैं। हाउ डज SF4 बिहेव इन रिएक्शन विद लुईस एसिड एंड बेस। लुईस एसिड बेस के साथ ये क्या काम करता है, देखो जैसे SF4 है, इसको BF3, देखो इसका काम तो है फ्लोराइड एक्सेप्टर, ये तो फ्लोराइड लेगा, इसके पास तो थोक के भाव फ्लोराइड है, तो ये दे देगा भाई, ये लो, तो ये बन जाएगा, ये तो फ्लोराइड एक्सेप्टर, तो पहला रिएक्शन तो सही है। सीजियम फ्लोराइड देखो उल्टा होता है, सीजियम फ्लोराइड खुद देते हैं, फ्लोराइड डोनर होते हैं, तब ये बनेगा सीजियम SF4 5 हो जाएगा, तो दूसरा भी सही है। SbF5 की खास बात होती है, ये हमेशा फ्लोराइड एक्सेप्टर का काम करता है। ये आपको एसिड बेस वाला टॉपिक है, हमारे ऐप में मैंने सब पढ़ाया भी है, कौन देता है कौन नहीं देता है, तो जिन बच्चों को ना आता हो तो वो वहां से उसको देख सकते हैं। फिर SF4 इज एम्फोटेरिक इन द लुईस सेंस, भाई दे भी सकता ले भी सकता, देखो यहां दे रहा है यहां ले रहा है, तो ये भी सही है, इसमें तो सारे सही है भाई 18 में। चलो अब 19 पे आ जाओ भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई, पढ़िए और करिए, देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा है, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज बढ़ रहा है पहली बात, ठीक, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होनी चाहिए कम, बट ये यहां पे एबनॉर्मल है। क्यों एबनॉर्मल है भाई, कि फ्लोरीन फ्लोरीन में लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर में यहाँ क्या होता है, रिपल्शन होता है, तो इस लोन पेयर रिपल्शन की वजह से इसकी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक, तो इसलिए सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसमें क्लोरीन की हो जाती है। तो अब देख लो भाई, द FF बॉन्ड एंथैल्पी इज लोअर हो गई है, ठीक है बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा इससे कमी आएगी,
क्लोरीन की इसमें ज्यादा होती है। ठीक, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव होती है देन क्लोरीन। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दुनिया में सबसे ज्यादा इसकी है भाई, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों? आपने पढ़ा है जो सेकंड पीरियड वाले हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती? सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट छोटे होते हैं साइज में, तो उसमें क्या होता है, रिपल्शन ज्यादा हो जाता है। फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन थोड़ा बड़ा है। जब आप इलेक्ट्रॉन दोगे इसे तो ये क्लोरीन तो रिपल्शन नहीं करेगा, लेकिन ये छोटा स्मॉल साइज की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, इस वजह से थोड़ा रिपेल कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए थर्ड पीरियड वाले की सेकंड वाले से ज्यादा आती है। तो पढ़ो भाई सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की मोर नेगेटिव है देन दैट ऑफ क्लोरीन। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन मोर नेगेटिव है, ये कह रहा है आपसे। ठीक है, तो ये तो कुछ गलत है। किसकी ज्यादा नेगेटिव होगी? क्लोरीन की। तो बी ऑप्शन तो आपका गलत है। ठीक, चलिए द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। देखो जितना आयन छोटा होगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इधर से इधर क्या हो रहा है, साइज हमारा बढ़ रहा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। तो स्टैंडर्ड फ्लोराइड की ज्यादा होगी क्लोरीन से, बिल्कुल सही बात है। HF में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आएगा इन सब में। ये भी बात सही है ना भाई। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सबसे ज्यादा आएगा। फिर बाकी जो बचे HCl, HBr और HI, इनमें लगेगा वॉन डेर वाल्स फोर्स, सिर्फ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इसका सबसे ज्यादा, और वॉन डेर वाल्स फोर्स आयोडीन वाले का ज्यादा क्योंकि साइज बड़ा है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इसका ये आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 20 पे। क्या कह रहा है भाई 20? देखो रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरहेलोजन, सबकी स्ट्रक्चर्स निकालनी है। चलो भाई तो बनाना पड़ेगा एक एक करके। ClF3, देखो क्लोरीन के वैलेंस शेल के 7, 3 फ्लोरीन से शेयर कर लिया। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो हाइब्रिडाइजेशन ये आ गया। देखो ज्योमेट्री इसकी होती है TBP, ये आ गया TBP, तो क्लोरीन ये हमारा ऐसे। अब बेंट रूल लगाएंगे तो 2 फ्लोरीन तो एक्सियल पे, एक यहां आ जाएगा। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर बचेगी कैसी? टी शेप। कैसी बचेगी? क्योंकि शेप में हम लोन पेयर को दिखाएंगे नहीं, तो पहला सही है। इसमें देखो 7 और 7/2, ये 7 तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल ही होता है, ये भी सही है। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहां देखो IF5 को देख लो भाई, चलो पहले इसको निकाल लो। 7 और 4 माइनस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए। ठीक, तो 7 आयोडीन के, क्लोरीन के 4, माइनस को एक ऐड कर दीजिए तो ये 6 आएगा। 6 का मतलब sp3d2, और sp3d2 में जब हम शेप बनाएंगे तो भाई लोन पेयर को हम 180 के एंगल पर रखेंगे यहां, तो शेप में ये बचेगा स्क्वायर प्लेनर बचेगा। ये तो गलत दिख रहा है भाई, ये हमारा गलत दिख रहा है। IF5 को देख लो, 7 आयोडीन के, फ्लोरीन के 5 बेटा जी, तो 6 हो गया। 6 का मतलब ये भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। एक तरफ लोन पेयर, उसको शेप में हम दिखाएंगे नहीं, बाकी जगह ये दिखाएंगे। तो ये बचेगा क्या? स्क्वायर मोनो पिरामिडल। तो ये हो गया स्क्वायर मोनो पिरामिडल। तो पेंटागोनल प्लेनर तो नहीं है भाई, ये भी गलत है। तो 20 का हमारा A और C दो ही सही है। 21 पे आ जाओ भाई, अब जरा क्या कह रहा है 21 कंसर्निंग द ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, कौन से स्टेटमेंट सही है? देखो ClO2 को देखो, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भाई एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा। देखो 2 इधर, 3, 4, 5, 6, 7, तो पैरामैग्नेटिक होता है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, बेंट शेप है, इसका मतलब पहला तो हमारा सही ही है।
फिर देखो OCl2 तो यही दिख रहा है, OCl2 ऐसे होगा, दो लोन पेयर है तो ये तो बेंट होगा, लीनियर तो हो ही नहीं सकता, ये गलत है। फिर देखो सॉलिड Cl2O3, बिल्कुल सही बात है, ये आयनिक में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात सही ही है। Cl2O7 इज एनहाइड्राइड, भाई देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +7, इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट +7, एनहाइड्राइड से ही ये बनेगा। इसको 2 टाइम्स कर दो, देखो HClO4 को 2 टाइम्स करके एक वाटर कम कर दो तो Cl2O7 ही तो बचेगा। क्लियर हो गया सबको? मैं जब कराता हूँ ना क्वेश्चंस पे ही फोकस करता हूँ, जैसे मेरी बहुत आदत नहीं है बेटा जी बीच में फालतू की बातें करना, मुझे लगता है पढ़ाई पे फोकस करो, अननेसेसरी की ज्यादा क्या आपसे बात करूं, है ना, ये करो वो करो, सब समझदार हो। फिर इस समय तो आपका चल रहा है रिवीजन टाइम, इस समय अननेसेसरी की बातें करना कोई फायदा नहीं, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा बीच में डिस्कशन नहीं करता, सीधे पढ़ाने पे फोकस है। चलो 22 पे आ जाओ भाई, क्या कह रहा है देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। आप अगर गौर करोगे, हाँ इसमें एक बात आपको समझ में आई होगी, हमने जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिए देखो हर ग्रुप से कवर किया, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, अब देखो चल रहा है ग्रुप 17, हर ग्रुप से हमने कवर करने की कोशिश की है मेन ग्रुप में। तो चलो भाई देखो HClO4 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इवन ये तो H2SO4 से भी ज्यादा एसिडिक होता है ना। दूसरा देखो पर आयोडिक एसिड जो होता है HiO4, इसकी खास बात होती है ये 2 वाटर अटैच करके H5IO6 फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में। ये देखो OH 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 और यहां डबल बॉन्ड हो, है ना, आर्थोपराइडिक एसिड में ही एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी सही है। हाइपोफ्लोरस एसिड स्टेबल नहीं होता, बस ये गलत है भाई, हाइपोफ्लोरस एसिड स्टेबल नहीं होता है, ये हाईली अनस्टेबल है, बहुत लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, होता है लेकिन लो टेम्परेचर पे। यहां देखो भाई इधर से इधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हेलोजन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी, तो ये भी सही दिया हुआ है। सी गलत है, बाकी सही है। चलिए 23 पे आ जाओ, देखो क्या कह रहा है 23 को। NF3 अमोनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशंस आर करेक्ट। देखो भाई पहले यहां देखो NF3 तो ऐसे है और अमोनिया हमारा हो गया ये, ठीक। अब देखो डाइपोल मूवमेंट जरा पहला कह रहा है, देखना इसका डाइपोल मूवमेंट ऑर्बिटल का इधर, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इन तीनों का इधर होगा, तो इसका ऊपर इन तीनों का नीचे, तो यहां होगा सबट्रैक्शन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। यहां देखो इसका ऊपर है और नाइट्रोजन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन वाले भी इधर, तो इसमें सब एक तरफ, तो यहां होगा एडिशन, इसलिए अमोनिया का ज्यादा होगा। अब आप कहेंगे आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं देखा, देखो नाइट्रोजन की 3, इसकी 2.1, 0.9 ही है डिफरेंस सिर्फ, और अगर नाइट्रोजन फ्लोरीन का देखो तो फ्लोरीन की 4, नाइट्रोजन की 3, तो ये आ गया डिफरेंस कितना 1। तो आप देखो ये दोनों क्या है, सेम ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फैक्टर है ही नहीं यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, तो केवल स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा है। तो पढ़ो NF3 का कम होता है, बिल्कुल सही आंसर आ गया हमारा, पहला सही है, देख लो भाई, ठीक। देखो दूसरी बात, ये डी वाला भी देखो, इन अमोनिया द NH बॉन्ड मूवमेंट रीइंफोर्स द डाइपोल मूवमेंट क्रिएटेड बाय लोन पेयर, ठीक है भाई, अमोनिया में रीइंफोर्स का मतलब सेम डायरेक्शन, ये भी सही है। NF3 में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, क्रिएट बॉन्ड मूवमेंट दैट अपोजिट है, ये भी बात सही है, देखो इसका ऊपर इसका अपोजिट है। फिर कह रहा है अमोनिया और NF3 में, NF3 स्ट्रॉन्गर लुईस बेस है, ये गलत बात है भाई। क्यों गलत बात है? अरे भाई फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कंसेंट्रेट रहेगी, तो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया की ज्यादा होगी, तो ये एक डी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है आपका, बाकी सही है।
क्लियर है? पानी पी ले भाई, फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 24 पे देखो, सबकी स्ट्रक्चर बनानी है एक एक करके, चलो बनाते। IF7 तो अभी पीछे हम लोगों ने देखा था, 7 ये 7sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सही ही है। BrF2 देखो ऐसे बना लेते हैं, ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 फ्लोरीन ऐड कर लीजिए और 1 प्लस कम कर दीजिए, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। और sp3 का मतलब हो गया सर, ये तो बेंट शेप बचेगा क्योंकि दो तरफ लोन पेयर बचेंगे, तो ये तो बेंट हो गया। और क्या दिया है? लीनियर। इसका मतलब ये वाला हमारा क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, इसका देखो, इसके 7, इसके 4, प्लस का मतलब 1 कम कर दो, तो ये बचेगा 5 का मतलब sp3d। sp3d हो गया, तो SF4 का भाई हो गया ये तो यहां पे Cl और बेंट रूल के हिसाब के अकॉर्डिंग 2 फ्लोरीन, पहले हम एक्सियल दिखाएंगे भाई, TBP में आपने पढ़ा बेंट रूल में, लोन पेयर यहां बचेगा, तो ये स्ट्रक्चर सीसॉ ही बचेगा, बिल्कुल सही है। सीसॉ का ही दूसरा नाम है डाइस्फिनोइडल ज्योमेट्री भी कहते हैं। ICl4 अभी हम लोगों ने पीछे बनाया ही था, देखो ये 7 7 और +1, पहले हेलो आयोडीन के 7, 4 ये ले लो, 1 ये ले लो, तो ये आ गया 6 6 का मतलब sp3d2। और sp3d2 में आयोडीन, यहां सब तरफ क्लोरीन आ जाएगा, 2 लोन पेयर जो होंगे वो हमारे 180 पे रहेंगे, तो स्क्वायर प्लेनर ये भी सही है। इसका मतलब A और C सही है ना, और D भी सही है, 3 सही है इसमें। चलिए 25 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ जेनॉन फ्लोराइड की रिएक्शंस के बारे में हमें बताना है, कौन कौन से सही हैं। ठीक, देखो पहले नीचे से पढ़ लेते हैं। XCF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, बिल्कुल गलत बात है भाई। XCF6 का हाइड्रोलिसिस कई तरीके का होता है, पार्शियल होके XCF4 बनता है, XCO2F2 भी बनता है और XCO3 भी बनता है, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही रहती है, पहली बात। तो इसका मतलब डी तो गलत ही गलत है, ये तो सीधे ही सीधे दिख रहा है। चलो अब सी पे चलो। XCF6 की हाइड्रोलिसिस से ये बनेगा +6, देखो ठीक है भाई, और HF बनेगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, बिल्कुल सही बात है। और पहले वाले दोनों दो हैं, देखो XCF2 की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, तो सबसे पहले देखो क्या होता है, इसको HOH लिख दो ऐसे, 2HF बनाओ, और यहां बनेगा जेनॉन पे 2OH, और ये अनस्टेबल होता है, ये अपने अंदर से वाटर निकालेगा OHH, और वाटर निकाल के ये बनेगा, और ये भी अनस्टेबल है, ये फिर अपने आप ब्रेक हो जाएगा Xe और O2 में। तो इसमें कई प्रोडक्ट बने, एक ये बनता है, एक ये बनता है, ये बनता है, ये इसका मतलब बिल्कुल सही है। XCF4 का ही सेम देखो, ये भी भाई 4 वाटर लेंगे, तो ये आपका निकल जाएगा 4HF प्लस जेनॉन पे 4 OH आ जाएंगे। अब ये 4 OH अनस्टेबल, तो ये फिर अपने अंदर से क्या निकालेगा, वाटर वाटर, तो ट्वाइस वाटर निकल गए, और ये बन जाएगा XCO2 जो कि खुद अनस्टेबल है, और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है Xc प्लस O2 प्लस XCO3 में, इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। तो इसका मतलब क्या क्या बना, HF बना, 3 चीजें ये बनी, देखो HF ये और ये, डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है इसमें, याद रखने वाला है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए सर, तो 26 पे चलते हैं। प्रिडिक्टिंग द जेनॉन के फ्लोराइड है, उनके बारे में बात करना है। देखो क्या कह रहे हैं, पहला पढ़ो, XCF2 और SbF5। देखो मैंने कहा ये हमेशा फ्लोराइड एक्सेप्टर है, तो ये लेगा इसको सर इसमें कन्वर्ट करेगा, पहला पॉइंट, पहली रिएक्शन तो ये हुई है। ठीक है, ये बात समझ में आया।
फिर देखो ये तो 1 मॉलिक्यूल है, अब मान लो इसी के ट्वाइस मॉलिक्यूल ले लें, SbF5 के ट्वाइस रेशियो ले लें, कोई बात नहीं है, ये तो यही बनने वाला है। और ये ट्वाइस का मतलब ये 2 और 5 2 10 और 1 11 बन जाएगा। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। क्यों भाई? अब बचा देखो इसकी ज्योमेट्री, ये कब बनता है? देखो ये बनता है, ये जैसे इसके ट्वाइस ले लो और इसका एक ले लो, तो इसके ट्वाइस में से एक इधर आएगा, तो ये बचेगा इतना, देखो है, और ये बनेगा SbF6 1 नेगेटिव, देखो है, तो Xc2F3 बनेगा। देखो तो एक्चुअली में क्या है, देखो XcF2 था, ये एक और XcF2 था, उसने एक फ्लोराइड दे दिया, तो ये फ्लोराइड उसके साथ लग के बेंट शेप बना लेगा। तो यानी सी आंसर हमारा क्या है, सही है। अब दूसरा देखो, ये मैंने कहा मेटल फ्लोराइड देते हैं सर इसको, तो यहां पे बनेगा Na पॉजिटिव और XcF7 1 नेगेटिव, ये गलत है भाई। चलिए 27 पे चलते हैं। कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है इसके साथ, गिन लो भाई पहले तो इसके। आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के हैं 6 और प्लस का मतलब एक कम कर दो, तो कितने बचे भाई, 12 बचे। अब यहाँ गिनो, जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 और इसके 6, ये तो 14। हमें क्या ढूंढना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन सा है, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखना बड़ा टेंशन वाली बात है। कैसे, अभी देखते हैं। ये तो मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले, सिर्फ कौन से निकाले, वैलेंस, ठीक है। यहां देखो, इसको देखो, टेलुरियम के वैलेंस शेल में 6 और फ्लोरीन के 6 और 2 ऐड कर लो, ये होगा 14। आयोडीन के 7 और इसके 6, यहां एक कम है, या माइनस, यहां एक प्लस होगा और एक कम, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, IF6 नहीं होगा, यही होगा, और ये आएगा 12, ऐसे है। देखो बोलो भाई, क्लियर हो गया? तो ठीक है भाई, अब तो आंसर आ ही गया। इसके कितने हैं, 12, ये 12 किसके साथ मैच है, इसी के साथ मैच है। चलो बस इसमें एक ही सही है, 28 पे आ जाओ। रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट इन दोनों का है। अब आपसे कह रहे हैं क्या है, देखो He2 का और He2 प्लस का होगा तो सेम ही है ना, ठीक है। तो ये ऐसे और यहां इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है, ये ऐसे। देखो भाई ये सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, इसका तो 0 आ जाएगा, इसका हाफ आ जाएगा। तो द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल He2 का, इसका 0 बिल्कुल सही है, इसका 0.5 बिल्कुल सही है, ये पैरामैग्नेटिक है, एक अनपेयर्ड है, बिल्कुल सही है। जब ये है ही नहीं तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डोंट एग्जिस्ट, तो ये वाला गलत है। तो 28 का हमारा ABC, ठीक है। चलो भाई 29 रिगार्ड, इसके बारे में देखो बात करनी है। XcF8 2 माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, जेनॉन के 8, इसके 8 और 2 ये ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे, तो 9 आ गए। अब देखो इस 9 में 8 तो बॉन्ड पेयर होगा क्योंकि 8 फ्लोरीन लगे, और एक हो गया लोन पेयर। और आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर स्टेरिक नंबर 7 से ज्यादा है तो ये लोन पेयर हमेशा स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होता है, इसलिए ये सर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ यही करेगा। तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो वैसे होता 9 के हिसाब से आना चाहिए था ये, लेकिन S नहीं रह जाएगा क्योंकि S वाला इलेक्ट्रॉन पेयर डीपली सीटेड होगा, इनएक्टिव होगा,
तो P3D5 होगा ये, और ये होगा परफेक्ट स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, कोई यहां डिस्टॉर्शन विस्टॉर्शन होने वाला नहीं है। ये है सर, अब देख लो, पहला तो सही दिख रहा है, 9 इलेक्ट्रॉन पेयर दिख ही रहा है, पहला स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक है स्ट्रक्चर, वो भी सही दिख रहा है आपको। लोन पेयर स्टीरियोकेमिकली एक्टिव नहीं, इनएक्टिव है, डिस्टॉर्शन नहीं करेगा, बहुत अंदर होगा, इसकी पहचान हम लोगों ने पढ़ी है आप लोगों ने, जिसमें भी स्टेरिक नंबर 7 से ज्यादा है उसका लोन पेयर हमेशा स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 30 देखो, इसका निकालो भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जेनॉन के देखो 8 5, इसके -1 है ना, 14 है, यहां देखो 7 और +5 12 है, टेलुरियम के 6, फ्लोरीन के 5 और 1 ऐड करो 12 है, आयोडीन के 7, इसके 5 और 2 ऐड करिए 14, यहाँ देखो जेनॉन के 8 + 5 एक कम कर दो 12, तो इसका मतलब ये 14 है बस, और इसका 14 है, तो 30 का ए और सी आएगा। बोलो भाई, नहीं ये तो 12 है, सॉरी ये तो 12 है, 14 ही है, सिर्फ सी आएगा, सिर्फ सी आएगा, 30 का सी। क्लियर हो गया सबको? चलो ये होगा आपके एमएसक्यू क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं एनएटी क्वेश्चंस पे। चलो भाई देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर, तो पहले तो क्लोजो निडो निकालो भाई, सी को तो आइसोलोबल किसके होता है, बीएच के, हम ये रख देंगे, यहाँ कितने हो गए B12H14, इसका मतलब ये हो गया B12H12, 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए क्लोजो, और क्लोजो में कितने होते हैं स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर, N+1 होते हैं, N कितना है देखो 12 है, तो 12 + 1 13 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो इसका आंसर होगा 13। बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर ही आपसे पूछा गया है। हालांकि देखो नाम में ही क्लोजो लिखा था, यहां नाम में ही लिखा है। चलो नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, देखो ये है B12, सी को हम रख देंगे देखो C2 की जगह हम रख देंगे BH का ट्वाइस, B10H12, ये बन गया B12H14, यानी B12H22 2- क्लोजो। अब 12 कॉर्नर वाली 12 वर्टेक्स वाली कौन सी स्ट्रक्चर होती है, आइकोसाहेड्रन, तो इसका मतलब ये होगा आइकोसाहेड्रन। और आइकोसाहेड्रन देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, ऐसे दिखाते हैं, देखना ध्यान से, ये मैं दिखा रहा हूं नंबरिंग, देखो ये ऐसे कनेक्ट होता है, आइकोसाहेड्रन ऐसे स्ट्रक्चर होती है ना, फिर ये यहाँ कनेक्ट होते हैं, ये सबसे आपको मतलब नहीं है कौन कहाँ है, बस आपको तो समझना है ये स्ट्रक्चर में क्या कहानी है, देखो वो समझो। ये मैं दिखा रहा हूं, देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इतनी पोजीशंस होती हैं। देखो नंबरिंग इसको 1 2 3 4 5 6 कह दो, 7 8 9 10 11 और ये 12। देखो 1 2 पोजीशन ऑर्थो कहलाती हैं, 1 7 को मेटा कहते हैं और 1 12 को कहते हैं पैरा। तो कितने आइसोमर हो गए, 3 हो गए भाई, 2 कार्बन ही तो रखने सब जगह, तो 2 कार्बन आर्थो पे हो सकते हैं, मेटा पे हो सकते हैं, पैरा पे हो सकते हैं, इसका मतलब आंसर कितना आएगा 3 आएगा इसका। ठीक, चलो सर क्वेश्चन नंबर आ जाओ 3 पे। देखो बॉन्ड एंगल की बात करनी है इसमें, यहां देखो OSiH3 SiH3 और यहां है लोन पेयर, कह रहे बॉन्ड एंगल लगभग कितना होगा, एक रफ आइडिया बताना। देखो वैसे तो ऑक्सीजन पे sp3 है, लेकिन देखो यहाँ पाई बैक बॉन्डिंग है, क्या है पाई बैक बॉन्डिंग, और दूसरी बात ये ग्रुप भी बड़ा है, रिपेल भी करेगा, तो एक्चुअली में इस रिपल्शन और पाई बैक रिपल्शन हो रहा है, लोन पेयर ऊपर है नहीं, वो पाई बैक बॉन्डिंग में चला गया, तो ये जो एंगल है ये लगभग 134 के अराउंड आता है इसका।
याद भी रखना चाहिए इस एंगल को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 134 से ज्यादा आएगा बस। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू मैं लिख दूं, एक मिनट रुक जाओ। इसका 143 के आसपास आई थिंक होता है, इतना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। फॉस्फीन में बॉन्ड एंगल कितना होगा? देखो ड्रैगो कंपाउंड है और ड्रैगो कंपाउंड का एंगल कितना होता है? लगभग 90 के आसपास, वैसे इसका 94 होता है। ठीक, ड्रैगो कंपाउंड का 90 के आसपास होता है, इसका 94। 5 पे आ जाओ भाई। कह रहे हैं द रेडॉक्स टाइट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, नहीं Na2H2O4 है, सोडियम हाइपोसल्फेट है, क्या है ये, जो भी हो, विद आयोडीन के साथ रिएक्शन करानी है। अब आपसे कह रहे हैं कि क्या होगा इस रिएक्शन में, ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो देखो इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट बनता है प्लस सोडियम आयोडाइड बनता है प्लस वाटर बनता है। बैलेंस वैलेंस हम सब हटा दे रहे हैं। इन द रेडॉक्स टाइट्रेशन ऑफ सोडियम डाइथायोनेट, एसिडिक मीडियम में होता है ये, वाटर भी निकलेगा। आपसे कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयोडीन आर कंज्यूम्ड पर मोल ऑफ Na2H2O4। अब एक तरीका तो है इसको बैलेंस कर लो रिएक्शन को, एक तरीका तो है इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए एसिडिक मीडियम में, जैसे ये है एसिडिक मीडियम में, इसको ऐसे बैलेंस कर लो। मोल कॉन्सेप्ट का सीधे क्वेश्चन है। एक तो ये तरीका है कि इसको आप बैलेंस करो, एक तरीका, और दूसरा है इसके ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल लो। दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल लीजिए। ऐसे होता है देखो इसका तरीका। भाई यहां ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, 2 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 8 में से 2 का 6। आयोडीन 2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ 1 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है, 8 में से 2 6, तो 2 सल्फर की हो गई 12। यहाँ 1 आयोडीन की है -1, तो 2 आयोडीन की हो गई -2। ठीक है, पहले तो ये देख लो, क्लियर है? अब आपसे पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयोडीन कंज्यूम्ड, इसके 1 मोल से कितने आयोडीन कंज्यूम हो रहे हैं। तो एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट से करें, नहीं है तो आसान तरीका मालूम क्या है, आप एसिडिक मीडियम में चलो बैलेंस कर देते हैं। देखो बैलेंस करते हैं, इधर 2 सल्फर है तो यहाँ 2 कर लो। ठीक, आयोडीन है, आयोडीन 2 बैलेंस कर लीजिए। देखो आपने एसिडिक मीडियम में किया होगा, ऐसे करके देखो, मैं वैसे पूरा मेथड कर देता हूं। इसको अलग करेंगे, इसको 2 करेंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ 4 हो गया तो यहाँ 2 कर लीजिए। अब लेकिन देखो 1 मिनट, पहले हम चार्ज क्या एटम बैलेंस करें। ऑक्सीजन होगा 8 इधर है, इधर नहीं है, जिधर कम होते हैं उधर उतने ही वाटर ऐड कर देंगे, तो यहाँ 16H+ हो गए, ये 16H+ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, देखो 2 सल्फर की है, ऑक्सीजन 4 है, इधर होगा 8 है, 4 इधर 4 होगा, सॉरी 4H2O 4 4 8, तो एसिडिक मीडियम में H जोड़ देंगे, 8H+ आ जाएगा। चार्ज गिन लो भाई, 2 नेगेटिव इधर है, इधर 4 नेगेटिव और 8, देखो 4 नेगेटिव और 8 प्लस 4 बचा इधर, और इधर है कितना 2 माइनस। तो दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मन हो इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 6 माइनस आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा दोनों तरफ। दूसरा है I2 से बनाइए आयोडाइड को, तो इसके 2 कर दो, इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इधर 2 ऐड कर दीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐसे ऐड करो कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ गया देखो, H2O4 2 नेगेटिव प्लस 3I2 प्लस वाटर है वो जाने दो, हमें उससे मतलब भी नहीं। देखो तो 1 से कितने खर्च हो रहे हैं 3I2, तो आंसर कितना आ गया 3 मोल आंसर आ गया। इसके 1 के लिए 3I2 चाहिए। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आ जाओ। इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर विद जेनान डाइफ्लोराइड, सल्फर की रिएक्शन XeF2 से रिएक्शन करानी है,
तो प्रोड्यूस SF6, SF6 बना दो भाई, जाहिर सी बात है जेनॉन निकल जाएगा, है ना। अब रिएक्शन बैलेंस कर लो, इसमें तो कुछ बताए नहीं, बहुत आसान है। क्यों भाई, यहाँ पे 6 हो गए तो यहाँ पे 3 कर दो, 3 2 जा 6 ये हो गए, और यहाँ पे हो गए 3, लो बैलेंस हो गई। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ XCF2 आर कंज्यूम्ड इस पर मोल ऑफ इसके, एक मोल बनाने के लिए कितने चाहिए, 3 ही तो चाहिए, देखो कितने चाहिए, 3 आंसर है। इसका एक मोल बनने के लिए इसके 3 चाहिए, तो 3 आंसर हो गया, 3 मोल। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इसके क्लस्टर में कितने होंगे, है ना। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 8, फिर 8, 2 आयोडीन के प्लस में 1 कम कर दो तो 15 आंसर हो गया। तो सीधे सीधे है, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए 8 पे आ जाओ भाई, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो जेनॉन के 8, फ्लोरीन के 8 जोड़ दो, 2 माइनस कर दो, तो ये होगा 18 इलेक्ट्रॉन, यानी पेयर कितने हो गए, 9, तो 9 आंसर हो गया इसका। इलेक्ट्रॉन पेयर्स बताने आपको, क्लियर है। तो ठीक है बेटा जी, ये आपका मेन ग्रुप के NAT क्वेश्चंस और MSQ क्वेश्चन खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू, टाटा बाय बाय।